अब आते हैं, मैं पूरा रीड नहीं कर रहा, एज आई मेल्ड दैट कि हम लोग क्लास में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, बेटर रहेगा। लेकिन जस्ट दैट इफ समबडी हैज नॉट रेड, या मान लीजिए कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो इन दैट केस थोड़ा फीलिंग आ जाए। द मटेरियल इज रिलेटिंग टू अ आईटी कंसल्टेंसी कंपनी। आईटी कंसल्टेंसी बोलते ही मेरे को अपना आईटी कंसल्टेंट याद आ जाता है, जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाकर रखे हैं, लाइव क्लास का, रिकॉर्डेड क्लास का। आपको जो दिया जाता है वो हमारा आईटी कंसल्टेंट है। रेगुलरली कुछ ना कुछ उसके साथ काम चलते ही रहता है, रेगुलरली कुछ अपग्रेडेशन, और उसके अलावा भी हम और भी दूसरे जगह पता लगाते रहते हैं कि हम लोग को अपने सॉफ्ट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा तो लगता है कि उसको लगेगा, मेरे को भी लगता है कि सॉफ्टवेयर आईटी के अंदर इंप्रूवमेंट सराफ एकेडमी में पॉसिबल है। बहुत कुछ चीजें की जा सकती है, जैसे पदम जी एक दिन आपने बोला कि सर अगर कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे तो इन दैट केस बहुत अच्छा लगेगा। यू आर 100% करेक्ट, बट जो सिचुएशन है जैसे बना हुआ है तो वो कैमरा को वैसे चेंज करना मुश्किल हो रहा है। ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास जब मैंने ये सॉफ्टवेयर लगाया है तभी से सोचता हूं मैं कि मेरे को ऐसे देखकर बोलना पड़ा, अगर ऐसे बोलना पड़ता सामने होता, बिकॉज कैमरा वहां है। टेबल से यू कैन से अराउंड आई एम सिटिंग अराउंड 4 फीट पे, 3.5 फीट पे टेबल पे कंप्यूटर लैपटॉप रखा हुआ है, और कैमरा अगर मैं खड़ा होऊंगा तो अराउंड 5.5 फीट के ऊपर है, 6 फीट पे। तो अभी होता क्या है कि जब मैं यहां देखकर, तो वो नीचे जा रहा है ना कैमरा में, बट अगर मैं कैमरा को नीचे कर देता हूं तो उससे ये कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन में आने लगेगा। झमेला है यार बहुत टेक्निकली, सो फॉर दैट रीजन आई एम नॉट एबल टू अरेंज। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ कैमरा का, लेकिन और भी तो साउंड को और बेटर करना, सिस्टम को और बेटर करना, रिकॉर्डिंग क्लास का सॉफ्टवेयर बेटर करना, डाउट्स पूछने का तरीका, इंप्रूवमेंट तो ऑलवेज पॉसिबल है ना। मेरा अपना सिस्टम है, कस्टमर जो स्टूडेंट लोग क्लासेस करते हैं उनके साथ इंगेजमेंट और बढ़ाना, समझना, सॉफ्टवेयर में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो खत्म है, बहुत कुछ हो सकता है, कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होता भी होएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। तो ऑलवेज इस चीज का डेवलपमेंट हम चाहते हैं, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये आज की बात नहीं है। जब तक मैं पढ़ाऊंगा, मैं भी 15-20 साल और, तब तक ये चीज चलती रहेगी। इस तरह का कंसल्टेंसी ये कंपनी देती है। आपका जो भी आईटी है, आपका जो भी ऑपरेशंस होता है, उसमें ऑपरेशंस का इफिशियंसी लाना, ऑपरेशंस के अंदर क्या सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना चाहिए, ऑपरेशंस के बेसिस पे कंपनी को डिसीजन लेने में हेल्प करना, दैट इज द जॉब ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट। अब ये इस तरह से अगर हम फील नहीं लेंगे तो हम आंसर कैसे बिल्टअप करेंगे? हाउ वी विल बिल्ड? इम्पॉसिबल है। फिर इन दैट केस क्वेश्चन पढ़ के फीलिंग आएगी नहीं। आपको मेरा नहीं आता है, आप भी तो कहीं काम करते हो ना, वहां पर भी तो आईटी, परचेज, सेल जो भी होता है, होता होगा ना। और कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां बगैर आईटी काम होता है? मेरा बात छोड़ दीजिए, चाहे मल्टीनेशनल हो, स्मॉल हो, सब जगह आईटी है, हर जगह आईटी का यूज है। तो जो आईटी प्रोवाइड करने वाला है, जो सिस्टम प्रोवाइड करने वाला है, ये वो कंपनी है, ये आईटी कंसल्टेंसी कंपनी है। कंपनी फॉर्म्ड 20 ईयर्स एगो, और इनका पहले काम था कि इफिशियंसी और सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देना, क्लाइंट का इफिशियंसी इन ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर डेटा पे ज्यादा ध्यान देना। बट अभी दुनिया बहुत चेंज हो गई है, एंड दे आर सेइंग दैट कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ सर्विसेज में गए भी हैं और जाना भी चाहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा होस्टिंग, बहुत सारी चीजों में हम गए भी हैं और हम जाना भी चाहते हैं। बिजनेस का ग्रोथ तो तभी संभव है ना जब you launch new product, you go for diversification, you provide better service to your customers, you bring better satisfaction to your staff. ये तो never ending process है। हम भी ऐसा करना चाहते। अब हम लोग ये सोचेंगे हम लोग TT4U हैं, हम लोग प्रकाश सराफ, पदम जैन ये सब नहीं है, हम लोग TT4U में काम कर रहे हैं, हम उसके अंदर घुस जाते हैं। This is not that yours or mine, this is TT4U. We all are working in TT4U. जैसे ही आप रीडिंग करना चालू करें, फील जोर से होना चाहिए। आप जब रीड कर रहे हैं, आपको इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए, बस केवल यही ध्यान में रहना चाहिए कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूं, एक एक लाइन। तो इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया, फिर उन्होंने बोला
हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, बिजनेस स्ट्रक्चर है, वो क्या है, हम कैसे काम कर रहे हैं 20 सालों से। तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्लाइंट का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, और उसके लिए हमारे जो फाउंडर्स है वो आज भी बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं कंपनी में, वही सब करता धरता है। एक चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसको 2 साल पहले अपॉइंट किया गया था। एक सीईओ है जो कि ओरिजिनल फाउंडर है। एक सर्विस डायरेक्टर है जो कि ओरिजिनल फाउंडर, 4 ओरिजिनल फाउंडर है, 4, उसमें से एक सीनियर डायरेक्टर है जो कि स्मॉलर बिजनेसेस के एरिया को डील करता। मतलब समझ सपोज सराफ एकेडमी, सराफ एकेडमी का जो भी आईटी का रिक्वायरमेंट है, आईटी कंसल्टेंसी, वो स्मॉलर है। तो मैं अगर TT4U से सर्विसेज लेता हूं, मेरे को हेल्प करेगा सर्विस डायरेक्टर, बिकॉज उसका काम है स्मॉलर बिजनेसेस के बेस को डील करना। वो टीम लीडर है। स्मॉलर बिजनेसेस को डील करने के लिए जो भी टीम बनाई जाती है, वो टीम का लीडर है सर्विस डायरेक्टर, ओरिजिनल फाउंडर है वो भी एक। मार्केटिंग डायरेक्टर वो भी ओरिजिनल फाउंडर है फॉर लार्जर बिजनेसेस। मान लीजिए आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको आईटी कंसल्टेंसी देने के लिए मार्केटिंग डायरेक्टर का टीम हेल्प करेगा। उसका बुद्धि है लार्जर क्लाइंट्स को हेल्प करना। और चौथा आदमी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टर, वो भी ओरिजिनल फाउंडर है। 4 ओरिजिनल फाउंडर, सीईओ, एसडी, एमडी, आईटीडी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। एंड वो पब्लिक सेक्टर टीम, मतलब गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, या मे बी यू कैन से लिस्टेड कंपनीज ऑल्सो, उनको वो डील करते हैं, उनको वो लीड करते हैं। पब्लिक सेक्टर में जनरली गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट वगैरह आते हैं। फाइनेंस डायरेक्टर है जिनको 4 साल पहले अपॉइंट किया गया था। ऊपर चेयरमैन और सीईओ, चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी 2 साल पहले अपॉइंट हुआ था। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर assigned 2 years ago for former part of the large accountancy firm। एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और है अदर देन चेयरमैन, जो कि 2 साल पहले अपॉइंट हुआ था, पार्ट ऑफ लार्जर अकाउंटेंसी फर्म। वो लार्ज अकाउंटेंसी फर्म के पार्टनर भी है, और वो हमारे यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। यानी कि टोटल में अगर हम लोग ये नॉन एग्जीक्यूटिव को छोड़ देते हैं, सो सीईओ, दिस एंड फाइनेंस डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर है। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को छोड़कर केवल एक ही है। यानी कि अगर हम लोग प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो इट इज नॉट अ प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बिकॉज वी डिस्कस दैट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉन एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी लेस देन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बट क्या सराफ एकेडमी में है? क्या सराफ एकेडमी में एनईडी है ही नहीं। प्रकाश सराफ, विदिशा सराफ, ईडी, एनईडी जो समझ लीजिए। आप लोग जहां काम करते होंगे, मेरे को नहीं मालूम, कोई जरूरी थोड़ा ना आपके ईडी एनईडी दोनों है। जब कंपनी लिस्टेड है, सेबी गाइडलाइंस है, उसके ऊपर अलग, तब इन दैट केस ईडी एनईडी ये सब आएगा। इतना जब तक बिजनेस आपका हाई लेवल का नहीं है, उतना कोई लॉ, नियम, कानून नहीं है। मैं अपनी कंपनी में एनईडी कहां से लाऊं? इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि आई विल बी, और मेरे को किसी को इन्वॉल्व भी नहीं करना। मेरा अपना पैसा लगा हुआ है, मेरे को अपने को बिजनेस करना है। लेकिन अगर प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो ये प्रॉपर है नहीं। बिलो बोर्ड लेवल ऑपरेशन स्टाफ लोग हैं जो लोग काम करते हैं अलग अलग टीम के अंदर, और टीम को लीड करते हैं जो अलग अलग फाउंडर डायरेक्टर्स हैं। 2 साल पहले हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हुए हैं। अब इंडिया में लिस्टिंग का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं लार्ज ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक, मीडियम ब्लॉक। लेकिन बाहर के मार्केट में, यूके, यूएसओ के अंदर लिस्टिंग के अंदर 2 तरह का मार्केट होता है। एक होता है स्मॉल लिस्टिंग, एक होता है लार्ज लिस्टिंग। तो हम लोग लिस्ट हुए तो 2 साल पहले स्मॉल लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन हम लोग अपना बिजनेस को बढ़ाकर लार्ज लिस्टिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और जब हम लोग लिस्ट हुए तो हम लोगों ने शेयर पब्लिक को भी दिया। तो कुछ कुछ शेयर हमारे पास अब बाहर भी है, फाउंडर के पास पूरे शेयर नहीं है। और जो दूसरे लोग शेयर होल्डर हैं, दे हैव आल्सो सेइंग ऑन द कंपनी। कंपनी का जब शेयर होल्डर बनेंगे, और लार्ज ब्लॉक नहीं है, स्मॉल ब्लॉक कंपनी है, तो इन दैट केस उनका भी सेइंग होगा। वो भी चाहते हैं कि कंपनी अब लार्ज ब्लॉक में लिस्ट होए, नया बिजनेस करे, ग्रो करे। वो लोग भी चाहते हैं, डायरेक्टर भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। जो कंपनी का सीईओ बिलीव करता है कि हम लोग जिस तरह से 20 साल से काम करते आए, बाय दैट वे वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो,
we will not be able to list in a bigger stock exchange, and we will not be able to maintain our existing clients, and we will not be able to acquire new clients. हम जिस तरह से 20 साल से काम कर रहे हैं, हम उस तरह से आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे. ये सीईओ का मानना है. ऐसा इसका नहीं, दुनिया का बड़ा से बड़ा कंपनी का सीईओ का ऐसा ही मानना है. मेरा भी मानना है, मेरा बिजनेस को ग्रो, बिकॉज हर बिजनेस में चेंजेस, परिवर्तन, न्यू थिंग्स आती रहती है. तो वैसा ही सीईओ भी सोच रहा है. और बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक एक्सटर्नल कंसल्टेंसी फर्म को हायर करेंगे, स्टफफील्ड, टू हेल्प इन इवैल्यूएटिंग वेरियस स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस एंड एडवाइजिंग ऑन डिसीजंस. मान लीजिए हम लोग की एक फर्म है स्टफफील्ड, हम लोग उसमें काम करते हैं, और हम लोग को इस कंपनी ने हायर किया है स्ट्रैटेजिक एंड एडवाइजिंग ऑन द डिसीजंस. एक्सटर्नल कंसल्टेंसी फर्म है जिसको एडवाइस के लिए रखा गया है. यू आर द लीडर. आप अपने आप को लीडर, मैं अपने आप को लीडर समझ रहा हूं, आप अपने आप को, आप स्टफफील्ड के लीडर हैं, आप ओनर है स्टफफील्ड के. रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेक्शंस ऑफ रिपोर्ट एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स. यानी कि आपको जो भी आंसर पूरे केस स्टडी में देना है, वो ये सोचकर देना है कि यू आर अ कंसल्टेंसी फर्म स्टफफील्ड, और आप उसके हेड हैं, और आपको उस तरह से सोचकर आंसर देना है. जब तक हम लोग ये बनेंगे नहीं, आंसर अच्छा आएगा ही नहीं. फिर हम लोग लिखेंगे दिस इज नॉट रिटन इन द मटेरियल, द डायरेक्ट. हम लोग को ये सोचना होगा हम ही हैं. When you put yourself in the shoes, then automatically English language will be better. You will be able to write a better answer. ये उन्होंने एक इंट्रोडक्शन मटेरियल बना दिया. ठीक है. फिर दूसरा, मैंने भी पहले पढ़ लिया है. ऐसा नहीं कि मैंने आप लोग को बोला तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने भी पहले पढ़ लिया है. आप बोलेंगे सर पढ़ने से थोड़ा फीलिंग आ जाता है. इतना मन से पढ़ा है, बिलीव करिए, सुबह उठकर कि फीलिंग बाउंस होकर निकले. और कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था. सुबह पहले 4:30 बजे उठ गए, शांति से प्री सीन मटेरियल पढ़ लिया, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लिया. थोड़ा सा आंसर इधर उधर ज्यादा देखने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मेरे को फीलिंग आ गया कि आई कैन आंसर. तो इन दैट केस मैंने छोड़कर अभी क्लास में बैठा हूं. मेरे लिए प्रिपरेशन है, आपके लिए भी तो है ना, सभी के लिए है. कोई थोड़ी ना इसका फिक्स्ड आंसर है, बैलेंस शीट मिलाना है या फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कैलकुलेशन करके दिखाना है. दिस इज नॉट टेक्निकल. आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड यू ऑल आर स्टूडेंट. सब स्टूडेंट है क्लास में, सबका अलग अलग फीलिंग है. मे बी कोई क्वेश्चन का आंसर आप मेरे से बेटर बोल पाओ, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो डिमीनिंग फॉर मी कि मैं यार ये बोल दिया मैं नहीं बोल पाया. अरे भाई ये वो नहीं है. इसको समझिए कि इट इज नॉट दैट थिंग विच यू डू इन एनी एग्जाम्स अप टिल नाउ. ये अलग चीज है. आप इसको प्रैक्टिकली को रिलेट करिए. दूसरा, एग्जिबिट ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग अबाउट इश्यूज टू बी डिस्कस्ड विद द स्टफफील्ड कंसल्टेंट्स. मतलब डायरेक्टर लोगों का मीटिंग हुआ, अलग अलग डायरेक्टर है. अपने देखे कि 5 फाइनेंस डायरेक्टर को लेकर 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और चेयर और एनईडी 2 और है. टोटल में 7 डायरेक्टर हैं. डायरेक्टर्स मीटिंग में क्या बात हुआ, कौन क्या बोल रहा है, ये बता रहा है. क्यों बता रहा है ये? जिससे कि हम लोग स्टफफील्ड जो हम लोग हैं, स्टफफील्ड हम लोग इस क्वेश्चन इस केस स्टडी में है, स्टफफील्ड से डायरेक्टर लोग अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस ले पाए, उनसे एडवाइस ले पाए. बिकॉज इसीलिए स्टफफील्ड इज अपॉइंटेड. तो डायरेक्टर लोग मीटिंग में क्या बात की है, डायरेक्टर्स मिनट्स, सम मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर गिवन. मान लीजिए मेरे केस में मैं और मेरी वाइफ थोड़ा अलग तरह से सोचते हैं. मैं थोड़ा सोचता हूं कि पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस को मेंटेन करो, एग्जिस्टिंग कस्टमर. मैं नहीं बोल रहा वो नहीं सोचती, वो भी सोचती है, ऐसा नहीं. डोंट थिंक दैट कि आई एम ओनली थिंकिंग. मैं ऑलवेज सोचता हूं पहले जो चल रहा है उसको संभालो, उसको ग्रो करो, उसको सेटिस्फाई ज्यादा करो. वो सोचती है जैसे तुम कर रहे हो वैसे तो कभी ग्रोथ होगा ही नहीं. ये नहीं कि मैं नहीं सोचता कि वो जो सोच रही है वो सोचना नहीं चाहिए, वापिस मैं भी सोचता हूं. बट ही वॉन्ट्स दैट वी नीड टू गो इनटू अ नेक्स्ट लेवल. ये ऐसे कब तक करते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ाना वगैरह. वी नीड टू इन्वॉल्व विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फैकल्टीज, दिस दैट. देन द फाइट स्टार्ट्स. देन आई से दैट आई एम नॉट एबल टू डू, यू स्टार्ट डूइंग. कभी कभी वो बोलती है तुम ऐसा ही करते रहो, विच नॉर्मल कि इफ यू आर मैरिड यू कैन को रिलेट विद दिस.
And in our case, there is no other ED or there is no other NED. There is no capacity to hire that type of persons. तो हम लोग अपने में ही करते रहते हैं. मान लीजिए पदम जी आप कोई जॉब करते हैं, यार ये करो वो करो. इट्स नाउ लाइफ इज नॉट माइंड माई लाइफ ना, दूसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है. इसमें सही गलत का बात नहीं हो रहा है. इट इज नॉट अ क्वेश्चन दैट आई एम राइट, सी इज रॉन्ग, और सी इज राइट, आई एम रॉन्ग. डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट अपब्रिंगिंग. मेरा फैमिली का डेवलपमेंट अलग तरह से हुआ है, उनका अलग हुआ है. तो इट्स, आई मीन टू से, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. बट बोथ ऑफ अस want growth of our family, growth of our business, want to grow, not only monetary terms but non monetary terms भी. कि दुनिया में कितने लोग कितना कुछ कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने यार. तो ऑब्वियसली दोनों दिमाग लगाते हैं, कभी झगड़ा भी होता है, फिर प्यार मोहब्बत भी होता है, सभी होता है यार. सो इट्स सिंपल. तो इस कंपनी में अगर 7 लोग 8 लोग पर्सन्स हैं, उनमें भी तो फाइट होएगा ना, सबका अपना अपना व्यूज होएगा. Somebody was saying in the class, I don't remember, when I was teaching corporate governance, sir, there is no limit for number of directors in a company. भाई कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि बड़ी सी बड़ी कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होने चाहिए. बिकॉज 2 लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं तो 7 लोग कितना झगड़ा करेंगे, और अगर 70 लोग हो जाएं तब तो बिजनेस का डिसीजन बेड़ा गर्ग, खत्म, स्टोरी फिनिश. वी कांट रन द शो. डिसीजन लेने के लिए कम लोग ही होने चाहिए, अलग अलग एज, अलग अलग नॉलेज, मेल फीमेल, डिफरेंट एक्सपर्टीज. बट 50,000 नहीं, फिर तो सारे शेयर होल्डर को बुला लो डिसीजन लेने. नो सर. सो इंडियन कंपनीज एक्ट में तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का लिमिट है, बट वो फिर फाइट कर रहे थे, नहीं मान रहे थे. ठीक है भाई, नहीं मानो, कोई बात नहीं है. यू अंडरस्टैंड कि जितने नंबर्स बढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन आएगा. नंबर्स बढ़ाना है जिससे कि हम लोग सही डिसीजन ले पाए, लेकिन इतना भी नहीं कि डिसीजन ही नहीं ले पाए. शेयर होल्डर में भी मिलियन ट्रिलियन, बट डायरेक्टर्स विल बी 10-15 ओनली. दैट्स द रूल इन द वर्ल्ड. तो ये 7 जन जितने भी डायरेक्टर्स लोग हैं, उन लोग क्या डिस्कस किए मीटिंग में वो लिखा हुआ है. पहला आदमी है सीईओ, जो कि भाई बिजनेस को कंट्रोल करता है, बिजनेस मैनेज करता है. दैट पर्सन. Now somebody will say that, sir, why you are speaking in Hindi or why you are speaking in English? मैं ये 50,000 बार बोल चुका. It is not a language class. I am not an expert even in Hindi and not an expert even in English. I am not a language teacher. I know 3 languages, basic working knowledge. Bengali, Hindi, English. इन तीनों लैंग्वेज के बारे में मेरे को थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन उसका ग्रामर का, स्पेलिंग का, ये सब वो मेरा काम नहीं है. और मेरे को ऐसा समझ में ही नहीं आता. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज, हाउ द स्टूडेंट विल नॉट अंडरस्टैंड. हाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि मैं हिंदी इंग्लिश क्या बोल रहा हूं. आई डोंट अंडरस्टैंड. जब कोई क्वेश्चन, देयर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ एंड सम अदर कंट्रीज, सर प्लीज डोंट स्पीक हिंदी, आई डोंट नो हिंदी. फिर कोई जन आता है, सर इंग्लिश मेरा खराब है, सर हिंदी में बोलिए ना सर, थोड़ा ठीक रहता है. यार किसका सुने यार. सो आई एम स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबडी. इट्स नॉट अ लैंग्वेज क्लास बिकॉज आई एम नॉट अ लैंग्वेज टीचर. आई डोंट हैव साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी और एनीथिंग. मेरे पास वो ज्ञान नहीं है. हिंदी में भी नहीं है यार. फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो भी. शेयर मार्केट ये सब का हिंदी मेरे को थोड़ी ना आता है. हजारों वर्ड है जिनका मेरे को हिंदी आता ही नहीं है. तो इट्स नॉट अ लैंग्वेज क्लास. एवरीबडी अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंडिंग क्लास. अगर आप ईगरनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू आर शोइंग, एज आई मेल्ड दैट स्टूडेंट्स शुड बी रीडिंग दिस बिफोर द क्लास, तो आपको समझ में आएगा. नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा तो गड़बड़ लगेगा ना, लगना भी चाहिए कि व्हेन समथिंग वाज आस्क्ड बिफोर द क्लास एंड वी आर नॉट फॉलोइंग, तो कुछ तो खराब फीलिंग आनी भी चाहिए ना. सो सीईओ बोलता है कि हम लोग इस टफ फील्ड को बहुत कुछ अंदर की बातें बताएंगे जो कि एक्चुअली नहीं बतानी चाहिए. उससे हो सकता है कि इस टफ फील्ड अनड्यू एडवांटेज ले, कुछ गड़बड़ करे. अब मान लीजिए इफ वी हैव अ कंसल्टेंसी फर्म and we are giving consultancy to any organization, that organization is speaking so many things inside to us. If we are a proper professional person, ethical person, तो हम वो बात किसी को भी नहीं बोलेंगे और हम वो किसी के अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज भी नहीं करेंगे.
एथिक्स और प्रोफेशनल इसका पहला कानून है ये। इसके लिए किसी को कुछ पढ़ना थोड़ी ना है। आप अगर चार्टर्ड फर्म में हैं, आप अगर कोई कंसल्टेंसी फर्म में हैं, एक क्लाइंट का बात दूसरे क्लाइंट को बताना, किसी और को बताना अलाउड नहीं है। कोई भी चीज आपको पता चली उसको अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज करना अलाउड नहीं है। बोलेगा दुनिया में तो सर ऐसा नहीं होता। सर दुनिया की एग्जाम के लिए ऐसा ही सोचना है भाई। और एथिक्स मेरे हिसाब से जिंदगी में बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस करने के लिए एथिक्स। लॉन्ग रन में सक्सेस बेस्ड ऑन एथिक्स। ऑब्वियसली बिजनेस माइंडेड, shrewd and all that is required, but you should never be unethical in dealing with anybody, whether it's a staff, whether it's customers, whether it's suppliers, or whether it's any other independent organization. एथिक्स को मानना है। तो भाई सीईओ बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ कुछ बात बताएंगे जो नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम एडवाइस कैसे लेंगे, हम कैसे ग्रो करेंगे, फिर भी हम लोग उनको भाई बताएंगे। और हम लोग को जो जो एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए हम स्टफील्ड से इंफॉर्मेशन लेंगे। सम ऑफ आवर इन्वेस्टर्स ने भी बोला कि भाई हम लोगों को बिजनेस को नए लेवल में ले जाना है। जो उधर बोला था हम लोग को बड़े स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना है, नए क्लाइंट्स को विन करना है। सीईओ बोल रहा है हमारे शेयर होल्डर चाहते हैं वी हैव एडवांस डिसीजंस ऑन डेवलपिंग न्यू क्लाउड बेस्ड। मैंने बोला क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजों में हम लोग को जाना। इसके लिए उसने दूसरे डायरेक्टर लोगों से व्यूज भी मांगा था, बट दूसरे डायरेक्टर लोगों ने प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किया, कुछ लोगों ने रिप्लाई किया था। दैट इज मीटिंग जब स्टार्ट हुई तो मीटिंग में सीईओ ने ये सब पक्ष ही सेइंग ही सेड। फिर उसके बाद फाइनेंस डायरेक्टर बोला कि जो रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ व्हाट आई शुड से क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो बनाया गया है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनेंस डायरेक्टर को देखने का टाइम नहीं मिला। दैट इज मेड बाय सम पर्सन हु इज अपॉइंटेड अंडर द फाइनेंस टीम। उसमें गड़बड़ी वगैरह क्या है, बिकॉज ही वॉज बिजी ही वॉज ऑन लीव ऑल्सो, वो लीव में था, वो देख नहीं पाया, तो वो उसको देख दाख करके बताएगा, वैसा उसने बोला। तो वो जो रिपोर्ट है जिसमें कैलकुलेशंस वगैरह किया हुआ है वो आपको दूसरे एग्जिबिट में दिया हुआ है। एमडी ने बोला MD, I had opened come today some proposals for marketing the cloud-based service. I have spending a lot. FD के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रोजेक्ट है जिसको इवेल्युएट करना है। MD के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का थिंग है। आई हैव बीन सेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम डीलिंग विथ रेक्स इन्वेस्टमेंट, बट हम लोग का एक कस्टमर है, उसका डेटा हमारे पास है, इंफॉर्मेशन हमारे पास है। somebody has got hold of those information and he is blackmailing us कि भाई आप लोग मेरे को पैसे नहीं देंगे तो मैं रेक्स को बता दूंगा, रेक्स को ये कर दूंगा। तो MD is dealing with that because MD job is what? मार्केटिंग डायरेक्टर डीलिंग विद बिग क्लाइंट रेक्स है। रेक्स का डेटा किसी के पास चला गया, कैसे गया मालूम नहीं है, वो ब्लैकमेल कर रहा है। तो रेक्स उस काम में ज्यादा बिजी था, इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ध्यान दे नहीं पाया। वो मीटिंग में बोल रहा है फॉर दैट रीजन आई एम नॉट विथ अ कंक्लूजन। सीईओ, फिर से ऊपर भी सीईओ था, फिर से सीईओ आया, बट मीटिंग में फिर से सीईओ ने कुछ बोला। I asked for suggestions from yourself about areas where you can expand further. I have got 2 proposals, Internet of Things and the government sector work. मतलब बहुत सारे प्रपोजल थे, डायरेक्टर लोगों ने, कुछ लोगों ने 2 प्रपोजल दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आगे बढ़ो और गवर्नमेंट सेक्टर का काम उठाओ। आईटी डायरेक्टर ने बोला क्लाउड बेस्ड सर्विस एंड एक्सपेंड इन एन एरिया वी कैन प्रोवाइड फ्रेश सॉल्यूशंस। Excited about developing more expertise and service relating to Internet of Things. Massive Internet of Things मतलब IT डायरेक्टर बोलता है Internet of Things के अंदर जाओ, बहुत सारी इंडस्ट्री है, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, कोई भी बिजनेस में, हाउस होल्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब जगह हमें उसमें जाना चाहिए। सर्विस डायरेक्टर का मानना है कि गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, हम लोग को पास में कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले भी हैं, उसमें जाना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम लोग गवर्नमेंट के अप्रूव्ड सप्लायर बन सकते हैं, हमें वो सोचना चाहिए ग्रोथ के लिए। तो आईटीडी सेइंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एसडी इज सेइंग गवर्नमेंट वर्क। फिर सीईओ ने बोला उन दोनों के बारे में, नाउ आई वुड लाइक अस टू कंसीडर इश्यूज रेज्ड बाय
रीसेंट क्लाइंट सर्वे, कंपनी ने अपना क्लाइंट का पहले बार सर्वे किया और कुछ क्लाइंट अपना सर्विसेज को अच्छा बोल रहे हैं, कुछ क्लाइंट खराब बोल रहे हैं, कुछ मीडियम बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हम लोग का बहुत कुछ में प्रॉब्लम है। तो सीईओ बोलता है ऐसा ये जो क्लाइंट लोगों ने हम लोग को बोला उसको हमें ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करना चाहिए और ऐसा क्लाइंट सर्वे हमें रेगुलरली कराना चाहिए। हम पहला बार किए लेकिन रेगुलरली होना चाहिए ऐसा क्लाइंट सर्वे। अगर मैं क्लाइंट सर्वे कराता हूं, मान लीजिए आप लोग सबसे मैंने कुछ क्वेश्चनियर पूछा अबाउट डिफरेंट टाइप, सपोज are you liking the live classes, are you getting the recordings properly in time, if you have any problem then are you getting the reply in time or not। ये सब मान लीजिए मैंने अलग अलग क्वेश्चनियर बनाया और सारे स्टूडेंट लोगों को भेजा और मैंने रिप्लाई करने बोला उनको। मैं जितना को पढ़ाता हूं 20% से ज्यादा से रिप्लाई नहीं आएगा, मेरे को पता है। आप लोगों के पास ACCA से भी मेल आता होगा, हर 6 महीना में वो सर्वे करते हैं, हमारे पास भी आता है। तो हमारे को मान लीजिए मैंने मेल भूल गया तो मेरे को भाई अलग से व्हाट्सअप कर देते हैं, प्रकाश जी प्लीज रिप्लाई, प्लीज गिव योर 5-10 मिनट्स इनटू दैट। लेकिन स्टूडेंट को वो एक एक जन को कॉल थोड़ी ना करेंगे। स्टूडेंट को जब वो मेल करते हैं 10% से कम स्टूडेंट से रिप्लाई आता है, बिकॉज स्टूडेंट का उसमें 10 से 15 मिनट जाएगा। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है जिनके ऊपर टाइप भी करना है, यस नो भी लिखना है। टाइपिंग वाला लेस ही होता है लेकिन वहां लिख देता है पहले से ही, 15 मिनट आपका सर्वे में जाएगा। वो सर्वे जितना लोगों से भी आया उसी में से तो अपने कॉल लेंगे ना, बिकॉज सबको इस सर्वे में रिप्लाई करते नहीं। मान लीजिए हो सकता है हमारे क्लाइंट्स कम है, सब लोगों ने रिप्लाई किया। अब सर्वे में जो रिप्लाई आने वाला है आधा से ज्यादा चीज हमें खुद मालूम है। मान लीजिए मैं अगर भेजूंगा तो कोई बोलेगा सर आपका सॉफ्टवेयर और बेटर हो सकता है, क्लास का सिस्टम थोड़ा रिकॉर्डिंग का और बेटर हो सकता है। सर कोई बोलेगा सर मेरा प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग का बार बार होता है और फिर मेरे को बार बार टीम से कनेक्ट करना पड़ता है। कोई कोई बोल सकता है कि सर आपका सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, टीम बहुत बढ़िया है, सर लाइव क्लासेस बहुत अच्छी है। सब तरह के व्यूज आएंगे। जो लोग गलत बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, वो अपना पेन रख रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन अगर मैं सर्वे करूं और मेरे को मालूम है कि क्या क्या इश्यूज आएंगे तो मेरे को सर्वे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस में मेरे को बुद्धि नहीं है कि क्या क्या इश्यूज आएंगे तो सर्वे करना रेगुलरली बहुत जरूरी है। जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि जब आप क्लासेस वगैरह ले लिए, पढ़ रहे हैं, तो आप हम लोगों को गूगल रिव्यू दीजिए, बिकॉज गूगल रिव्यू में स्टूडेंट का पॉजिटिव रिव्यू आने से गूगल आपका जो भी मटेरियल है, वेबसाइट वगैरह, सबको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। गूगल रिव्यू करने में स्टूडेंट को 2-3 मिनट लगेगा, बहुत बार मैं देता हूं, लेकिन हाउ मेनी आर गिविंग गूगल रिव्यू? वेरी लेस। आई मीन टू से, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर से रिव्यू आउटकम समझना चाहिए कि कैसा लग रहा है। कोई कंपनी कार बेचती है, कुछ भी बेचते हैं, कस्टमर से तो पूछना पड़ेगा ना। अगर आपको नहीं मालूम है कि कस्टमर का फीलिंग कैसा है, कहां इश्यूज है, तो आपको जानना है, बिकॉज योर बिजनेस विल बी ग्रोइंग व्हेन द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। सो कंपनी ने भी ऐसा किया और अलग अलग टाइप का व्यूज मिला, तो सीईओ को लगता है हमें एग्जिस्टिंग क्लाइंट को और बेटर सर्व करना है, नए क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए हमें अपने सर्विसेज में इंप्रूवमेंट करना है। यू कैन से दैट दिस इज व्हाट सीईओ इज सेइंग इज रिटन इन द इंट्रोडक्शन ऑल्सो। एसडी ने बोला आई एज्यूम वी विल बी कंसिडरिंग हाउ स्टाफ वुड बी परसुएडेड टू बाय इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर द न्यू अप्रोच इज इंप्लीमेंटेड। हम लोग को अपना बिजनेस का सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर, काम करने का तरीका चेंज करना है। एसडी ने बोला ये करने के पहले सबसे पहले हमें स्टाफ लोग को समझाना होगा, उनका अप्रूवल लेना होगा। सीईओ ने बोला आई सेल एंड आई सेल ऑल्सो बी लुकिंग एट हाउ वी ऑपरेट एज अ बोर्ड। 3 डायरेक्टर्स करेंटली, सीईओ ने बोला कि हम लोग 20 साल से जो 3 या 4 लोग हैं वही सारा चीजें मैनेज करते हैं। अब वो जमाना गया, हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, हमें मॉडल चेंज करना होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, क्लाइंट को चेंज करना होगा और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जाना होगा। एसडी ने बोला आई सर्टेनली एग्री इंटरनल कम्युनिकेशन कुड बी इंप्रूव्ड। बोलता है कि जो 3 अलग अलग डायरेक्टर लोग के टीम मेंबर्स है वो वहीं पर जाके बैठते हैं, दूसरे से बात नहीं करते, मिंगल नहीं होते हैं, तो कंपनी तो एक ही है। हम लोगों को कम्युनिकेशन इंटरनली बढ़ाना होगा, तभी हम लोग क्लाइंट को बेटर सर्विस दे पाएंगे। एमडी ने बोला आई थिंक वी नीड टू गो मच फर्दर देन हैविंग वन ऑफ क्लाइंट सर्वे। एमडी बोल रहे हैं हम ये सर्वे आज पहले बार किए, हमें बहुत रेगुलरली ये सर्वे करना चाहिए
और हमारी मीटिंग जब होती है डायरेक्टर्स मीटिंग, वो सर्वे का जो आउटकम है वो हमें इवैल्यूएट करना चाहिए, और हम लोग को सर्वे को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ हम टारगेट सेट करने चाहिए कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये टारगेट केपीआई वगैरह सेट करने चाहिए। एमडी ने ऐसा बोला, सीईओ बोला थैंक यू, आई शैल आस्क स्टफटल टू व्यू ऑन दीज रिस्क एंड ऑल दैट। तो भाई ये सारी चीजों पे स्टफील्ड से पूछा जाएगा, व्यूज लिया जाएगा, समझा जाएगा। ये उन्होंने, ये थोड़ा सा बड़ा राइटअप था, यू कैन से अराउंड 2 पेज। पहला वाला तो फर्स्ट पेज ही था, समरी ऑफ मायोबेड क्लाइंट। समरी ऑफ मायोबेड क्लाइंट, ये क्या होता है हमको भी नहीं मालूम है, इन्होंने लिख दिया है मायोबेड होता क्या है। बोल रहे समरी ऑफ मायोबेड क्लाइंट अप्रोच डिवाइज्ड बाय बिजनेस टुमारो मैगजीन। कोई मैगजीन के अंदर कोई सिस्टम लिखा मायोबेड, वो मायोबेड इज व्हाट इज रिटन द ब्रेकअप ऑफ मायोबेड। मायोबेड इज एन, यू कैन से सिनोनिम्स, माने वैसे है, और उसका ब्रेकअप। एम मिशन ड्रिवन, ड्राइविंग स्ट्रेटेजी एंड अट्रैक्टिंग क्लाइंट स्टेक होल्डर्स बाय ए स्ट्रॉन्ग मिशन। मायोबेड के अंदर एम इज मिशन ड्रिवन, ड्राइविंग स्ट्रेटेजी एंड अट्रैक्टिंग क्लाइंट स्टेक होल्डर्स बाय ए स्ट्रॉन्ग मिशन। ड्राइविंग स्ट्रेटेजी एंड अट्रैक्टिंग क्लाइंट स्टेक होल्डर्स बाय ए स्ट्रॉन्ग मिशन। ऐसी स्ट्रेटेजी हमें बनानी है which will attract existing clients, new clients and other stakeholders। मतलब हमारे पास जो क्लाइंट है वो हमको छोड़ के ना जाए, दूसरे क्लाइंट हमारे पास आए, नए आए। हमें ऐसा अपना स्ट्रेटेजी बनाना है बिजनेस करने का। इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ क्लाइंट स्टेक होल्डर्स इनहांसिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर्स। अगर हम लोग कोई भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और हम लोग क्लाइंट को इन्वॉल्व करेंगे तो उससे क्लाइंट का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। तो हमारी सारी स्ट्रेटेजी इंटरैक्टिव वे में बननी चाहिए। इंपावरिंग, इनेबलिंग क्लाइंट स्टेक होल्डर्स टू रियलाइज पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल पोटेंशियल। हमें क्लाइंट को, ऐसे तो क्लाइंट अगर है तो उसका इंपावर है ही अपने ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू कोई करना, एनालाइज करना, लेकिन उसको और इंपावर करना होगा कि जब हम उसको सर्विस दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं, हमारी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं। ओपन, बिल्डिंग ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंट स्टेक होल्डर्स बाय शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग। मैं अपना काम कर रहा हूं और सॉफ्टवेयर वाला मेरे को सर्विस देता है, आईटी वाला सर्विस देता है। मेरे को जो सर्विस चाहिए अगर मैं सॉफ्टवेयर वाले को नहीं बताऊंगा तो आईटी वाला अच्छा काम नहीं कर सकता। बिल्डिंग ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जैसे हमने अभी आपको पता होगा, अब से यू कैन डू द क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस ऑन मैकबुक ऑल्सो। और भी बहुत सारा चेंजेस किया है सॉफ्टवेयर वाले ने, जो हमने उसको बहुत दिन से बोल रहे थे इंप्रूवमेंट हुआ। बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू अनदर न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वेयर वेरी कॉस्टली, एट द सेम टाइम द सिक्योरिटी ऑफ द क्लासेस विल बी हैम्पर्ड, सो आई हैव नॉट मूव्ड विद देम। सो मैंने इसी को बोला भाई तुम और बढ़िया करो और कुछ पैसे ले लो, तो इन दैट केस दे हैव डन सम एक्स्ट्रा वर्क। दैट मीन्स बिल्डिंग, अगर मेरा आईटी वाला और काम करके दे रहा है तो वो मेरे बोलने से कर रहा है ना। मैं अगर उसको बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, तो इन दैट केस वो मेरा काम अच्छे से कैसे करेगा, और उसमें मेरा भी फायदा उसका भी फायदा है। आई विल नॉट बी लीविंग हिम। ओपन एंडेड, बिल्डिंग ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंट्स एंड शेयरिंग दैट। बाउंड्रीलेस, taking client stakeholders on a journey beyond existing boundaries to transform their operations and unlock value in new areas. Taking client stakeholders on a journey beyond existing boundaries. मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मेरे को ग्रो करना है, वाइफ बोलती है ऐसा करो वो करो, तो अगर वो बाउंड्रीलेस जाना है तो वो बाउंड्री के बाहर सोचना तो पड़ेगा ना, वो बाउंड्री के बाहर फीलिंग लानी पड़ेगी और क्लाइंट को सोचने में हेल्प करना पड़ेगा, तभी बाउंड्रीलेस बन पाएंगे। When the client will grow, TT4U will grow. Ethical, कोई भी काम करने में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिवनेस, फेयरनेस, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, ये सब मेंटेन करना है। डेटा फोकस्ड, मेंटेनिंग टाइट सिक्योरिटी ऑफ क्लाइंट स्टेक होल्डर डेटा वाइल इनहांसिंग इट्स एक्सेसिबिलिटी। जिसको डेटा चाहिए उसको मिले तुरंत, लेकिन वो डेटा ऐसे लोगों के पास नहीं पहुंच जाए जिनके लिए गड़बड़ कर दे हमारे कंपनी को।
तो डेटा का सिक्योरिटी भी मेंटेन करना है और उसका एक्सेसिबिलिटी को भी बढ़ाना है। बोल रहे ये एक सिस्टम है, मायो बेड क्लाइंट अप्रोच डिवाइस्ड बाय बिजनेस टुमारो। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट लोग को सर्विस देते हैं, मैं भी देता हूं, उन लोगों को ये अप्रोच फॉलो करना है अपना बिजनेस में चेंजेस लाने के लिए। नाउ दिस राइटअप इज हाफ पेज ओनली हाफ पेज। तो अगर कोई 1.5 पेज था तो ये आधा पेज ही है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि ये 3 का 3 पेज हुआ। ब्लॉग ऑन आईटी कंसल्टेंसी सेक्टर, ब्लॉग ऑन आईटी कंसल्टेंसी सेक्टर, ब्लॉग ऑन आईटी कंसल्टेंसी सेक्टर ऑन बिजनेस टुमारो मैगजीन वेबसाइट। ब्लॉग खुद TT4U भी लिखती है, कोई और भी लिखता है, बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, जनरली लिखते हैं। कंपनी लोग जो जिस बिजनेस में है अपना ब्लॉग लिखती है, बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं। तो ऐसा एक ब्लॉग एक वेबसाइट पे मिला, ब्लॉग ऑन आईटी कंसल्टेंसी सेक्टर ऑन बिजनेस टुमारो मैगजीन वेबसाइट। बिजनेस टुमारो मैगजीन में ये छपा है, ये ब्लॉग लिया गया आईटी कंसल्टेंसी सेक्टर से। बिजनेस टुमारो नॉट जस्ट सर्विसेज बट सर्विस बाय एबी उराफाट। हाउ कैन आईटी कंसल्टेंट्स स्टैंड आउट। जो लोग भी आईटी कंसल्टेंसी देते हैं वो अपने आप को कॉम्पिटिटिव बेटर स्टैंड आउट कैसे बनाएंगे। आईटी कंसल्टेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स विथ देयर क्लाइंट्स टेक फॉर ग्रांटेड। विथ व्हाट देयर क्लाइंट्स, आईटी कंसल्टेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स with what their clients take for granted. The days when they can sell themselves on the basis of being practical business advisors rather than IT experts are long over. Consultants need not bother tendering for work unless they can combine strong client and business sector knowledge with awareness of the latest applications. मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई क्लाइंट को सर्विस देना है तो उस क्लाइंट का बिजनेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको। मैं एक एग्जांपल, फिर से अपना एग्जांपल दे रहा हूं। अराउंड 5-6 months बैक आई वॉज हायरिंग समबडी एंड दे विल बी मैनेजिंग माई सोशल मीडिया, गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक, लिंक्डइन, ब्लॉग्स, राइटअप, ये सब चीज वो मैनेज करेंगे। बिकॉज हमारे पास टाइम होता नहीं, आता है तो भी नहीं लिख पाते, नहीं कर पाते। अब मेरा बिजनेस क्या है, 5 प्रोडक्ट क्या है, ACCA, सीमा, CPA, क्या एंट्री लेवल है, क्या टाइप का क्राउड है, स्टूडेंट को क्या बोलना पड़ता है, क्या उनकी क्वेरीज होती है। अगर वो चीज वो नहीं समझेगा तो वो ब्लॉग लिखेगा कैसे, वो उस चीज का मार्केटिंग कैसे करेगा, नहीं कर सकेगा ना। तो मान लीजिए उसको ट्रेनिंग दिया गया, समझाया गया, उसके स्टाफ लोग आए, उनको बताया गया, एक दिन पूरा ट्रेनिंग दिए कि हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसे है, ऐसे होता है, ऐसा क्राउड है, ऐसा मार्केट है, हमारा मार्केट कहाँ ज्यादा है, कम है, ये सब जो मालूम हमने समझाया। फिर एक ब्लॉग लिखने के लिए बोला गया कि भाई एक ब्लॉग का डिजाइन बनाइए, ब्लॉग लिखिए उस कोर्स के बारे में, सीमा के बारे में। जब ब्लॉग लिखा गया, इतना खराब लिखा गया कि जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो नॉर्मली या तो फिर वो ब्लॉग वैसा लिखे ही नहीं, और अगर लिखेगा तो ऐसा हो जिसको मैं थोड़ा बहुत रेक्टिफाई कर पाऊं। पूरा का पूरा ब्लॉग अगर लिखना है तो फिर मैं ही लिख लूंगा ना, वही टाइम तो नहीं है। तो इन दैट केस उनके साथ टाइम लगाए, उनको कुछ पैसा भी दिए, 20-25 हजार रुपए, कि भाई चलिए कॉन्ट्रैक्ट चालू करेंगे, अपना टीम को लाया, लेकिन कैंसिल, स्टोरी फिनिश, नथिंग डन। सो मे बी somebody will say that I have expertise, I am doing this, that and all, but unless and until they don't understand my business, every business is different. ट्रेनिंग क्लास, ट्रेनिंग देना, एक इंडिविजुअल लेवल पे कितने लोग क्या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा बोलना है कि ट्रेनिंग इज नॉट ट्रेनिंग। क्राउड, बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस, सारी चीजें अलग है। अगर क्लाइंट जो सर्विस देगा वो अगर क्लाइंट का बिजनेस को समझेगा ही नहीं, वो सर्विस दे ही नहीं सकता। और नए नए क्लाइंट के बिजनेस में क्या क्या नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, CRM सॉफ्टवेयर हम लोग के बिजनेस में, क्लास प्लस कितने सारे हैं, अनअकैडमी, अपगार्ड, अरे यार भर्ती यार लिमिट नहीं है, सारे लोग कंटिन्यूअसली मेल, व्हाट्सएप, दिस दैट, आप हमारे साथ जुड़िए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नेक्स्ट लेवल 10x अप्रूवमेंट, यू अंडरस्टैंड। तो अगर कोई मेरे को कंसल्टेंसी देगा, कोई मार्केटिंग समझेगा, कोई करेगा, तो उसको मेरा इंडस्ट्री का फील तो होना चाहिए ना।
अगर उसको फील ही नहीं है, मेरा पेन ही नहीं समझ सकता, तो वो मेरे को सॉल्यूशन क्या देगा? तो मैं जबरदस्ती का तो पैसा नहीं दूंगा। एक बार दे सकते हैं कि भाई 20-25 हजार रुपया दिए, नुकसान हो गया, लॉन्ग रन रिलेशनशिप तो बिल्टअप होएगा नहीं। कैसे बिल्टअप होएगा? सिमिलर इज द केस विथ मी, somebody joining for one subject and I'm not giving value, I'm not understanding its problem, he is average, below average, वैसा कैसा है, मैं उसको देखता नहीं, सॉल्व, तो क्या वो दूसरा सब्जेक्ट ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्या वो किसी को रिकमेंड करेगा कि यहां जाके पढ़ो? नहीं करेगा। चाहे कितना ही सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ले, फिर भी तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, तभी तो आगे सोचा जा सकता है ना। तो आईटी कंसल्टेंसी कंपनी के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ सर्विस ऑफर करना, जमाना गया, गॉन आर द डेज। कोई बेसिक आपको पोस्ट करना, वो तो किसी भी जन को आता है। आप क्या दे पाएंगे जो दूसरे नहीं दे पाएंगे? तो क्लाइंट आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्लाइंट आप ही के पास रहेगा। ये आईटी कंसल्टेंसी के सर्विस के ब्लॉग में लिखा गया है, जो एक न्यूज़पेपर में आया। Is leading innovation in cloud-based service the way forward? Anyone who is marketing themselves as having distinctive capabilities in helping clients set up on cloud has clearly been left well behind. Clients are now expecting the full package of cloud maximization service. अभी तो मेरे को नहीं लगता है, नॉर्मली जैसे AWS का जो सर्वर है या कोई भी और बड़ी कंपनी है, उनका थोड़ा बात अलग है, लेकिन आपको क्लाउड बेस्ड सर्विस देने के लिए हजारों हैं, और वो बोलेंगे हम क्लाउड बेस्ड सर्विस आपको देंगे। केवल उससे नहीं होएगा, उनका क्लाउड बेस में एक्स्ट्रा फीचर होना चाहिए। केवल डेटा सेव करने के अलावा डेटा इंक्रिप्शन, डेटा कमांड, डेटा सिक्योरिटी, क्या बहुत कुछ डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट उनके होना चाहिए। जो केवल सेविंग, डेटा सेव करने का ऑप्शन दे रहे हैं, वो तो बर्बाद हो गए। दैट मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग जरूरी है, बट उसके अंदर एडेड सर्विस देना। इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एन एरिया फर्म्स कैन डेवलप? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सटेंडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आपके घर में गेट खोलना, टीवी चलाना, फ्रिज चालू करना, कंप्यूटर चालू करना, लाइट स्टार्ट करना, पंखा बंद करना, गाड़ी चालू करना, गाड़ी बंद करना, ये इतना। या आपके घर से आप किसी भी दूसरे से कनेक्ट हो रहे हो, उसके ऐप में जाना, उसको ऑर्डर, मान लीजिए हमारे ऐप में जाना, कुछ भी यार, उसको नॉलेज देना, इंफॉर्म करना, बताना वगैरह। दुनिया आईटी बन रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपका लाइफ गैजेट और मशीन चलाएगा। अच्छा है कि खराब है, इसकी बात नहीं कर रहे। आई एम नॉट माने डिस्कसिंग द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बट वी अंडरस्टैंड दैट। आप खुद ही अपना लाइफ में सोचिए कि आज से 5 साल पहले आप कितने ऐप, कितने गैजेट यूज करते थे, और अभी आप कितने ऐप और कितने गैजेट यूज करते हो। और आने वाले समय में जब 5G ये सब हो जाएगा, तो कितने ऐप और कितने गैजेट हम लोग यूज करने वाले हैं। वेयर इट विल गो वी डोंट नो, वेदर इट इज गुड और बैड, इट्स अ डिबेटेबल पॉइंट। बट दुनिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कायम है। जो लोग भी नया घर वगैरह बना रहे हैं, सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बना रहे हैं, सारा। और पुराने वाले भी अपना घर में चेंजेस कर रहे हैं कि आप अपना लाइफ को इजी करना चाहते हैं। कोई पर रिसोर्स भी वेस्ट नहीं होता। मान लीजिए दूसरे रूम में एसी चल रहा है, मैं भूल गया, मेरे को यहां से बंद करना है, मोबाइल से बंद, फटाफट घर पे पहुंचना है। ये सब बहुत पुराना हो गया चीज, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। एलेक्सा टीवी चालू करना, सॉन्ग चालू करना, यार अनलिमिटेड। दुनिया में लाइफ इंटरनेट ही हो गया यार। इंटरनेट, वाईफाई, ये जीपे, ये कहीं जाना हो, कुछ भी करना, सारी चीजें इसी से चल रही हैं। तो इसमें कितना लेवल पे ग्रोथ होगा, वी कैन नॉट इमेजिन। तो इस राइटअप में लिखा हुआ है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द नेक्स्ट थिंग, इज द थिंग, इज द थिंग। मे बी इट हैज डिसएडवांटेज, बट इट इज द थिंग। The Internet of Things extending connectivity and networks to traditional non-internet connected objects such as cars and household lights has been the next big development for some time. However, a number of sectors have cleared needs for enhanced communication and monitoring. मान लीजिए आज हम लोग मेरी मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाएंगे, तो हॉस्पिटल में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है,
पेशेंट को कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, पेशेंट का मेडिसिन चेंज करना है, पेशेंट का रूम चेंज करना है, कौन सी नर्स को लगाना है, कौन से स्टाफ को लगाना है, ये सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बहुत इजीली हो सकता है. डॉक्टर विल बी एबल टू मैनेज मोर पेशेंट्स. बट उसका आज स्कूल है, कॉलेजेस है, बच्चे हैं, उनके टाई में या कोई जगह चिप लगा दिए, RFID सिस्टम, बच्चा कहां है, नहीं है, क्या तकलीफ में है, उसको कुछ ही हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स से सब संभव है. केवल डेटा सेव करने से नहीं होगा, ये डेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से डेवलप होगा, वो डेटा को समझना होगा और वो डेटा का सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा, तब तो क्लाइंट रहेगा ना. नहीं तो क्लाइंट क्या करेगा हमारे पास आके, जब उसका डेटा को हम लोग जनरेट करके, डेटा को स्ट्रक्चर करके, डेटा के बेसिस पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दे पाए. द मेडिकल सेक्टर हैज बीन ईगर फॉर एप्लीकेशन, जो हम लोग पिछले दिन सीमा वाली क्लास में कर रहे थे कि सर ये एक्सीडेंट हो गया वगैरह, तो अभी क्या करें, हम लोग टेस्ट करेंगे 10 लाख घर में वगैरह, वैसा बोल रहा था. वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो है कि वाईफाई क्यों नहीं बताया, वो जो गैजेट है ऐप, कि यहां प्रॉब्लम है, गैस लीकेज है वगैरह, कुछ भी. अब समझिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स कितना जरूरी है. The building sector has been taken to develop devices which oversee electronic systems within homes and offices to detect fire risk or wasteful energy usage. Involvement through remains risky. Development is driven more by technology than its usefulness of the business transformation. There are also the security and surveillance concern, the dislike of being watched. जब डेटा सारा का सारा वाईफाई इंटरनेट में पब्लिक डोमेन में है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इंक्रिप्टेड है, तो वो डेटा का सिक्योरिटी इंक्रीज करना इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट इज ऑल्सो रिटन इन दैट मैगजीन. ईच क्लाइंट सर्विस इज स्टिल इंपॉर्टेंट, वो तो जन्म भर रहेगा. बिजनेस टुमारो रिसेंट सर्वे सजेस्ट दैट क्लाइंट सर्विस रिमेन अ प्रॉब्लम फॉर मेनी कंसल्टेंट. आवर सर्वे shows that the consultant who are responsive, who use business approaches of client participation and mutual development like Business Tomorrow, My Board approach, are making the largest profits. मतलब जो लोग क्लाइंट को एंगेज करते हैं, क्लाइंट के बारे में समझते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, क्लाइंट को प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, वही लोग नया नया बिजनेस मेंटेन कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, और लोग नहीं. व्हाट बिजनेस इज अवेलेबल फ्रॉम प्रोवाइडिंग टॉप क्लास सर्विस? What business is available for firms providing top class service? Lots of work. Existing client छोड़ के नहीं जाएगा, नया client आएगा. There are more longer term government sector contracts available than even before. These contracts won't be won or retained if firms don't meet government ever stricter service requirements. Ultimately, firms cannot take for granted any of their clients' continued business. Many firms have long-term relationship with clients, and recently the loyal client previously prepared to put up with the less than excellent service no longer exists. मतलब अगर आपको क्लाइंट को सर्विस देना है, टॉप क्लास सर्विस जब आप देंगे, तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी रहेंगे, नए क्लाइंट भी आपके पास आएंगे. इस ब्लॉग के ऊपर 2 लोगों ने कमेंट किया. केन यार्डली, ये कौन है पता नहीं, ऐसे इसने कमेंट किया है. फर्म्स आई हैव डेल्ट विथ often don't seem to get the basics of communication right. मतलब ये एक पर्सन है जो बोल रहा है ब्लॉग के नीचे कि जो लोग भी आईटी कंसल्टेंसी देते हैं, उनका कम्युनिकेशन का तरीका बहुत खराब है. दे डोंट आंसर देयर फोन्स, दे डोंट रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स विद इन 24 आवर्स, दे डोंट लिसन टू व्हाट आई एम आस्किंग और टेलिंग देम. मतलब इसका ऐसा फीलिंग होएगा कि आईटी कंसल्टेंट्स लोग जवाब नहीं देते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, 24 आवर में मेल का जवाब नहीं देते हैं, एंड डोंट लिसन टू व्हाट आई एम आस्किंग और टेलिंग. मैं कुछ बोल रहा हूं, वो कुछ और बोलते हैं. ऐसा इस पर्सन का बोलना है ब्लॉग के नीचे. दूसरा पर्सन, द रीजन वाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज नॉट डेवलप्ड एज क्विकली एज एक्सपेक्टेड इज दैट मेनी एप्लीकेशंस डोंट सर्वाइव द पायलट स्टेज सिंस मेनी बिजनेसेस सिस्टम आर नॉट एबल टू कोप. आप लोगों ने नेटफ्लिक्स के ऊपर मिस मैच देखा है? मिस मैच 2 सीरीज आया, सीरीज 1, सीरीज 2. Have you seen? Good. उसमें वो लोग सारे स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं? ऐप बना रहे हैं. दे आर मेकिंग डिफरेंट एप्स. कोई सोचता है ऐसा ऐप. तो उसमें होता क्या है कि जब उसको पायलट टेस्टिंग करते हैं तभी लगता है ऐप फालतू का है, कोई काम ही नहीं है, इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कोई ताल्लुक नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है.
यानी कि इस आदमी का मानना है कि कोई भी नया चीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनता है तो प्रोटोटाइप चेकिंग के टाइम पे ही, सैंपल के टाइम पे ही बर्बाद हो चुका होता है, कोई यूज नहीं उसका। सिंस मैनी बिजनेस सिस्टम्स आर नॉट एबल टू कोप, तो इतना नया नया ऐप सोचना, नया नया इंटरनेट ऑफ थिंग्स सोचना, डिजाइन लाना और एक्चुअली दुनिया के लिए फायदेमंद हो। या मान लीजिए हम लोग बोलेंगे जो अलग अलग पर्सन लोग आते हैं शार्क टैंक में, नया नया कितना सबका आइडिया यही सब होता है, ऐप वगैरह ये सब, तो वो आइडिया जो है वो एक्चुअली फ्रूटफुल है कि नहीं, इज ए चैलेंज। इसीलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स इतना जल्दी डेवलप नहीं हुआ है, ये इनका मानना है, मेरा आपका नहीं, इनका मानना है। ब्लॉग के नीचे ये दो लोगों ने पोस्ट किया, ये दो लोगों ने बोला ये ब्लॉग के बारे में। तो ब्लॉग में आईटी कंसल्टेंट्स स्टैंड आउट करते, कैसे स्टैंड आउट करेंगे, उनके लिए क्लाइंट बेस्ड सर्विस होना चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होना चाहिए, उनको क्लाइंट के बारे में सोचना आज भी जरूरी है सर्विस का, और टॉप क्लास सर्विस देना है उनको। और ये कुछ दो जनों ने कमेंट किया है अबाउट द ब्लॉग। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ क्लाइंट सर्वे, हमने क्लाइंट्स लोगों से पूछा जो हमारे क्लाइंट्स है, भाई तुमको कैसा लगता है, कैसे हैं हम, हमने 3-4 चीजें पूछी उनसे। एक्सट्रैक्ट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ क्लाइंट सर्वे, सर्विस प्रोविजन फ्लेक्सिबिलिटी, सर्विस प्रोविजन फ्लेक्सिबिलिटी में कुछ लोगों ने 17% ऑफ दोज हु रिप्लाइड, 17% आर सेइंग आवर सर्विस प्रोविजन फ्लेक्सिबिलिटी इज एक्सीलेंट। गुड बोले 56%, एवरेज बोले 16%, पुअर बोले 11%। यानी कि एवरेज और पुअर, गुड के नीचे भी अच्छा खासा परसेंटेज है। और अगर आप बोले एक्सीलेंट और गुड तो बढ़िया है, 56 प्लस 17 इज 673%। सर्विस प्रोविजन वाज एक्सेप्शनली गुड when the first started advising us, but now we just seem to be getting the basic service। मतलब शुरू में जब हमने TT4U से सर्विस लिया तो शुरू में सर्विस बहुत अच्छा था, लेकिन अब एक बेसिक टाइप का सर्विस मिलता है, कोई इंप्रूवमेंट ऐसा कुछ खास नहीं है। नॉर्मली ऐसा कमेंट्स आया, ठीक है। इनोवेशन, इनोवेशन एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, नया नया चीज लाना। TT4U seems good at comfortable with providing the same services that it has always provided. If I wanted new service, I would certainly go elsewhere। मतलब TT सर्विसेज बढ़िया है, TT4U जो वो लोग करते हैं, नया काम, नया इनोवेशन में वो खराब है, वो बेटर है दूसरे जगह जाना, ये क्लाइंट लोग का मानना है। लेकिन फिर भी 9 और 57, 63%, 6% इनोवेशन में बिलीव करते हैं, माने क्लाइंट का। इंफॉर्मेशन प्रोविजन excellent, good, average 20, 53, 27. For an IT consultancy, its website is really poor. It lacked detailed information about services, difficult to navigate. मतलब वेबसाइट खराब है, क्लाइंट लोग का मानना है। Its website does look old-fashioned and has not changed much for ages. It's noticeable that other consultant websites are interactive and appear to remove in response to what users want. They don't make enough use of messaging and social media. How much you are told about what they are doing seems to depend on staff involved. How much you are told about what they are doing seems to depend on the staff involved. मतलब ये सब जो इंफॉर्मेशन, नया चीज, ये सब देना, ये स्टाफ लोग हैंडल करते हैं, ठीक से हैंडल नहीं होता है। फिर भी एक्सीलेंट और गुड 73% ने बोला है। जब ऐसा कमेंट है तो इतना ज्यादा लोगों ने ऐसा कैसे बोल दिया? स्टाफ नॉलेज एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। बोलता है दे अपीयर टू नो एज बिजनेस वेल एंड हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव। कुछ लोगों ने बोला कि स्टाफ लोग का नॉलेज बढ़िया है। आई हैव मार्क्ड देम डाउन बिकॉज दे डोंट अपीयर टू नो अबाउट देयर ओन सर्विस। आई हैव आस्क्ड स्टाफ ऑन वेरियस ओकेजन्स अबाउट अदर सर्विसेज आई नो TT4U प्रोवाइड्स एंड दे हैव हैड टू रिंग राउंड द ऑफिस। मतलब कोई भी सर्विस के बारे में जब पूछते हैं तो सर्विस स्टाफ को पता ही नहीं है, वो इधर उधर फोन लगाते रहता है। कुछ लोगों ने बोला अच्छा है, लेकिन परसेंटेज तो 80% करीब नॉलेज बोल रहे स्टाफ को है। रिस्पॉन्सिवनेस एक्सीलेंट, गुड, एवरेज 50% ही है। ईमेल्स आर नेवर आंसर्ड सेम डे। दे ऑफन आंसर द क्वेश्चन दे विश्ड यू वुड आस्क्ड रादर देन क्वेश्चन यू डिड आस्क। मतलब वो लोग जवाब देना चाहते जो उनको देना है, जो आपने पूछा उसका जवाब देते ही नहीं है। ये सब स्टाफ के बारे में। स्टाफ नॉलेज, रिस्पॉन्सिवनेस, यू नो you can always talk to the services director when you need to. I like how he always keep in touch with us. यानी कि जो और
एसडी है, एमडी है, वो लोग सब अच्छे हैं। जब मेन पर्सन को पूछते हैं एकदम समय समय पे जवाब आता है, लेकिन स्टाफ लोग ठीक नहीं है, टाइम से जवाब नहीं देते, उठपटांग जवाब देते हैं। प्रोएक्टिवनेस, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज। प्रोएक्टिव मतलब सावधानी की कीमत दुर्घटना के पहले। वी कॉल देम, दे नेवर कॉल अस, मतलब बोलता है, क्लाइंट बोलता है वो लोग कभी कॉल नहीं करते, हम ही कॉल करते हैं। आई वुड हैव लाइक्ड देम टू होल्ड, हैव टोल्ड अस दैट वी नीड टू इन्वेस्ट इन न्यू सिस्टम बिफोर our old system becomes too old, slow and unreliable. Some staff members really make you feel you are working with them as a team. It's not consistent across the whole. कुछ लोग बहुत बढ़िया हैं जो एकदम टीम के जैसे काम करते हैं। कुछ लोगों को लगता है, क्लाइंट को लगता है कि उनको पहले ही बता देना चाहिए था दूसरा सिस्टम लाना है, बताया नहीं, और वो लोग कभी कॉल नहीं करते, यानी कि मिक्स्ड व्यू है। लेकिन 47 + 16 इज 63% प्रोएक्टिवनेस है। यानी कि जब हमने क्लाइंट का सर्वे किया तो हमें सर्वे में यह सब पता चला क्लाइंट लोगों से। दैट इज दे हैव रिटन इन द एग्जिबिट। देन डिस्कशन ऑफ थ्रेटनिंग लेटर। एक क्लाइंट का डेटा किसी के पास आ गया है और वो थ्रेटन कर रहा है। डिस्कशन ऑफ थ्रेटनिंग लेटर अबाउट T4U's लार्जेस्ट क्लाइंट रेक्स इन्वेस्टमेंट्स। IT डायरेक्टर, we have had enormous threat to reveal confidential data on Rex investment unless we pay 20,000. बोल रहे हैं कि had an anonymous threat to reveal confidential data on Rex our client unless we pay 20,000. 20,000 पे करना होगा। IT डायरेक्टर बोल रहा है, ऐसा आया है। MD बोल रहा है surely we have received threats like this before and nothing has come of them. बोलता है ऐसा पास्ट में भी आया। MD बोलता है भूल जाओ, कुछ नहीं है। ITD बोलता है फिर से we have, but this is a much more specific threat. It is quite detailed about the data. We do hold the data and it is confidential. ITD बोल रहा है ये पहले जैसा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा तथ्य है, डिटेल बोल रहा है, और हम लोग के पास वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है। MD, we must have all the necessary controls in place, antivirus, password extra. MD बोल रहा है हम लोग का तो सब कंट्रोल है। ITD, I'm confident that the controls we need are there. ITD बोल रहा है हाँ कंट्रोल है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। MD बोल रहा है then we don't need to pursue this letter further. Whoever making this threat did not get the information from us. We are computer consultant, of course. We have completely any fully functioning controls. The only thing I would say is that we should not tell Relax Instruments about this. As you know, they are our largest client. Relations with them are difficult enough at the present. If we tell them, it shows we don't behave our new system as secure and it will give them a very good reason to terminate. और MD ये भी बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हमें क्लाइंट को नहीं बताना है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, नहीं तो क्लाइंट छोड़कर चला जाएगा, इसीलिए। फिर CEO बोल रहा है I nevertheless believe that this could be a serious risk for us. CEO को लगता है फिर भी ये सीरियस रिस्क है। I don't think we can just say that we have controls. We need to have a strong assurance that they are operating as they should be. कंट्रोल तो है लेकिन वो होता है कि नहीं। if our control have not been working, we have to try to detect who is assessed the information. I will ask Stuffield for views on these. सो बोल रहे हैं कि हम लोग को कंट्रोल तो है लेकिन कंट्रोल ऑपरेशनल है कि नहीं वो चेक करना है, वो देखना है, और ये काम सब्टल से करवाएंगे। CEO is saying this. यानी कि there is a client data you have, those client data are in the wrong hands, that person is asking $20,000, but we are saying that we will not pay, we should not pay. MD is saying because we have control and all that, but that information as compared to earlier very detailed. MD saying that we have control and we should not be saying to our client. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलता है नहीं भाई ये बड़ा इश्यू है, इसको ध्यान देना है, बिकॉज मे बी कंट्रोल है लेकिन वो ऑपरेशनल है कि नहीं हमें चेक करना है। वी हैव टू ट्राई टू डिटेक्ट हु इज असेस द इंफॉर्मेशन, किसके पास इंफॉर्मेशन कैसे आई। आई आस्क स्टप्टल फॉर व्यूइंग ऑन दीज इश्यूज। दैट इज यू कैन सी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू अ क्लाइंट, that some confidential information somebody get hold of. And then the last write-up, which is appraisal of cloud service investment. एक प्रोजेक्ट हम लोग करना चाहते हैं
क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड उसका कैलकुलेशंस, दिस कैलकुलेशन डन बाय फाइनेंस डायरेक्टर जूनियर, फाइनेंस डायरेक्टर के अंदर जो काम करता है, अप्रेजल ऑफ क्लाउड सर्विस इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर्ड बाय रिसेंटली अपॉइंटेड असिस्टेंट टू द फाइनेंस डायरेक्टर। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन 0 1 2 3 4 फॉर सेल, मार्केटिंग कॉस्ट, नोट नीचे दिया हुआ है 1 2 3, सेल इज इंक्रीजिंग, कंट्रीब्यूशन, मार्केटिंग कॉस्ट, अदर फिक्स कॉस्ट, अदर फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड, टोटल आया, टैक्सेस पेड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000, टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर 1500, इन सबको टानामुनी किए, प्रेजेंट वैल्यू लाए, प्रेजेंट वैल्यू 1 से 4 साल का चारों को जोड़कर -10,3226 एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर वैल्यू ईयर्स 5 to 10, ये 4 साल का ये है, 5 to 10 ऊपर कुछ दिया नहीं है, बट 5 to 10 अगर मानते हैं कि प्रोजेक्ट 5 से 10 साल का है तो एनपीवी बहुत ज्यादा है, वैसे 4 साल में भी अच्छा है। सेल्स आर, ये जो फर्स्ट पॉइंट था नोट 1 रिलेटिंग टू सेल्स, तो बोल रहे सेल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मार्केट, क्लाइंट सर्व्ड एंड प्राइसेस, मतलब सेल वैल्यू हर साल बढ़ रहा क्यों है, ज्यादा क्लाइंट होंगे, ज्यादा चार्ज करेंगे, ज्यादा सर्विस देंगे, सेल प्राइस बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी 55% ऑफ रेवेन्यू ईच ईयर इन लाइन विद द करंट मार्जिन, प्रेजेंटली हम लोग जो भी सर्विस देते हैं कंट्रीब्यूशन 55 है, यहां भी हमने वही ले लिया। मार्केटिंग कॉस्ट आर एज्यूम्ड टू इंक्रीज इन लाइन विद द सेल्स, सेल बढ़ेगा तो मार्केटिंग खर्चा भी बढ़ेगा, ये सोचकर हमने मार्केटिंग खर्चा भी बढ़ा के लिया है। टैक्स रेट 25%, टर्मिनल वैल्यू रिप्रेजेंट एज्यूम्ड रियलाइजेबल वैल्यू if services are no longer viable after 4 years, टर्मिनल वैल्यू 4था साल, ये देखकर लिखा हुआ है कि ये सर्विस 5-4 साल बाद कुछ नहीं चाहिए। और डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ऑन करंट लॉन्ग टर्म लोन्स, डिस्काउंट रेट 6% इंटरेस्ट रेट है, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट ऑन लोन एज दिस प्रोजेक्ट टू बी फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म लोन, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, लोन का रेट से हमने प्रेजेंट वैल्यू लाया। Year 5 to 10 figure is post discounted cash flow for year 4 multiplied by 6, मतलब ये जो 5 to 10 वाला जो फिगर है, ये 4th ईयर का फिगर को इंटू 6 करके और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू लाया गया है। कहां था? Year 5 to 10 year figure is post tax discounted cash flow for year 4 multiplied by 6, 6 से मल्टीप्लाई किया गया उसको। पे बैक कैलकुलेशन, हर 4 साल का कैश फ्लो क्यूमुलेटिव, तो पे बैक इज कमिंग 3 years and 1 month। कमेंट्स, प्रोजेक्ट शोज अ पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 4 years and a much greater present value if the service can be offered in their current from beyond 4 years, that is up till 10 years. The payback period is slightly greater than the target set by the directors, which suggests the project should be rejected. Payback period जितना टारगेट होना चाहिए उससे ज्यादा है। Nevertheless, sensitive analysis should be carried out to determine the probability of loss and hence whether the project should be undertaken in its current form. फिर भी हम लोग को सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, ये जानने के लिए कि प्रोजेक्ट में लॉस हो सकता है क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसको देखकर हमें डिसाइड करना है वेदर वी शुड बी डूइंग द प्रोजेक्ट और नॉट। तो 7 exhibits are there, you can take maximum 10 pages write up, और उन्होंने लिखा है 10 to 15 पेजेस का राइट अप ही होता है। आपने राइट अप एग्जाम में रीड किया, टारगेट करना है 40 मिनट्स में आपका रीडिंग कंप्लीट हो जाए, 2-4-5 मिनट इधर उधर यू कांट कंट्रोल। अब आप क्वेश्चंस को आपको बार बार खोलना नहीं पड़े, आप पहले ये सारा क्वेश्चंस को सबसे पहले कॉपी करके